आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात उस शुभ घड़ी की जिसका सबको इंतजार है। खत्म हुआ इंतजार। आ गई वो शुभ घड़ी। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। कोरोना पर होगा अंतिम प्रहार। चंद घंटे बाद चलेगा महाअभियान। कोरोना के खात्मे के लिए बिहार तैयार। तो पिछले 11 महीने से हमको, आपको, पूरे देश को जिस घड़ी का इंतजार था वो शुभ घड़ी बस चंद घंटे बाद आने वाली है, जब कोरोना के खिलाफ भारत सबसे बड़ा अभियान छेड़ेगा। सोलह जनवरी दिन शनिवार, समय 10:45। यही वो शुभ मुहूर्त है जब कोरोना पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। इसी समय से बिहार में कोरोना का टीका लगना शुरू होगा। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान मेडिकल कॉलेज में टीकाकरण अभियान का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे वेबकास्टिंग के जरिए करेंगे। जब प्रधानमंत्री जी का संबोधन और प्रसारण होगा तो 2 केंद्र बिहार के सीधा जुड़े रहेंगे, लाइव रहेगा। 300 केंद्रों पे शुरुआत होगी और 2 केंद्र IGIMS जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, मैं रहूंगा, अन्य हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण रहेंगे। और दूसरा, जैसा मैंने कहा, प्राइवेट सेक्टर के भी 41 सेंटर्स हैं। तो पारस हॉस्पिटल जो है उस हॉस्पिटल में एक केंद्र रहेगा। इन 2 जगहों से लाइव जुड़े रहेंगे और वहां लोग एक जगह देखते रहेंगे। पहला टीका इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के सफाई कर्मी राम बाबू कुमार को और दूसरा टीका एम्बुलेंस कर्मचारी अमित कुमार को लगाया जाएगा। एक बार विक्ट्री दिखाइए, विक्ट्री दिखाइए। बिल्कुल देखिए, ये राम बाबू हैं, IGMS के सफाई कर्मी हैं, 4th ग्रेड वर्कर हैं, लेकिन सरकार ने सबसे पहले राम बाबू को ही वैक्सीन देने के लिए प्लानिंग की है और राम बाबू को सबसे पहला वैक्सीन दिया जाएगा। यानी बिहार वासी जहां इंतजार में है, वहीं IGMS के सफाई कर्मी राम बाबू ने यह संदेश भी दिया है कि हम सफाई कर्मी जरूर हैं, लेकिन हमारे अंदर भी हौसला है, जज्बा है। पहले दिन बिहार में 300 स्थानों पर टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत 30,000 लोगों को टीका लगाने का प्रबंध किया गया है। सरकार की ओर से सभी 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में टीका भेजने का इंतजाम सुनिश्चित कर दिया गया है। राज्य भर के सभी टीकाकरण केंद्रों पर हैंड सैनिटाइजर, मास्क और साफ सफाई की व्यवस्था रखी जाएगी ताकि टीका लगाने वालों और कर्मचारी हैंड सैनिटाइजर का उपयोग कर सकें। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु साफ सफाई का खास निर्देश दिया गया है। इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारी और सिविल सर्जनों को निर्देश दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वैक्सीनेशन के बाद अब बात करते हैं शराबबंदी के सच की। बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार तमाम दावे करती है, लेकिन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के गृह जिले कटिहार में शराबबंदी की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई हैं। आग की धधकती भट्टियों के ऊपर रखे इन बड़े बड़े बर्तनों को देखकर धोखा मत खाइएगा। यहाँ कोई खाना नहीं बन रहा है, बन रही है देसी शराब। जी सही सुन रहे हैं आप, ये देसी शराब की भट्टियां हैं और यहाँ खुलेआम शराब बनाई जा रही है। और तो और ऐसी भट्टियों में बियर बार जैसा नजारा देखने को मिलता है। यहीं शराब बनती है और यहीं पर लोग खुलेआम शराब पीते भी हैं। कटिहार में इस तरह की कोई अकेली शराब भट्टी नहीं है। ऐसी अनगिनत शराब की भट्टियां इस इलाके में फैली हुई हैं।
ये इलाका बिहार बंगाल को जोड़ता है और ये बिहार बंगाल के मुख्य मार्ग है। इस मार्ग से खुले तौर पर शराब के अनजान की चर्चा तो होते ही रहता है, साथ ही ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में धधकते भट्टियों में शराब की खोलना एक आम बात हो गई है। ये हालात तब हैं जब पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार ये दावा करता आ रहा है कि शराब का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। झारखंड का भी हमारे पास बॉर्डर है, उसके अतिरिक्त बंगाल का भी बॉर्डर है, तो हम लोग तो हमेशा लगे हुए हैं और छापेमारी कर रहे हैं। और छापेमारी के बाद हम लोग बरामदगी भी करते हैं, जेल भी भेजते हैं। लेकिन जो तस्कर है वो नया तरीके से इजाद करते हैं। बिहार बंगाल के बॉर्डर वाले कटिहार जिले की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि बिहार में शराबबंदी का सच क्या है। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। चलिए राजधानी पटना की बात करते हैं। मंदिरी मोहल्ले में एक ऐसा संदेश लोगों ने लगाया है जो जनप्रतिनिधियों के लिए एक बड़ा मैसेज है। शोक संदेश के जरिए लोगों ने नुमाइंदों को आईना दिखाया है। देखिए आप। पटना के मंदिरी मोहल्ले में लगा ये शोक संदेश गौर से देखिए। जनता का ये शोक संदेश उन जनप्रतिनिधियों के मुंह पर तमाचा है जो जनता के नुमाइंदा होने का दावा करते हैं। मंदिरी मोहल्ले के लोगों ने यहाँ पहले तो खतरनाक पुल के किनारों पर बाउंड्री वॉल बनवाया, फिर जनप्रतिनिधियों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। इस पुल के पास लगे शोक संदेश में साफ साफ लिखा है कि बड़े ही दुख के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि यहाँ के स्थानीय विधायक एवं सांसद का इस पुल से गुजरना मना है। जब यहाँ के लोगों से न्यूज 18 ने बात की तो उनका साफ कहना था कि 1976 में बने इस नाले पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। ये बहुत दिन से नाला है सर, एक ईंट पर नहीं लगा है अभी तक। 1976 के में बड़ा नाला हुआ है, छोटा नाला पहले था, लेकिन उसके बाद से हम लोग तो यही देखे हैं, यहीं पर रहते हैं कि कभी कुछ काम हुआ नहीं। आता है लोग पॉलीथीन उल्थीन निकाल के चला जाता है। दरअसल मंदिरी पुल से सटे नाले में कई हादसे हो चुके हैं। खासकर रात के अंधेरे में लोग गहरे नाले में गिर जाते हैं। 15 दिन पहले यानी 31 दिसंबर को भी इस नाले में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसी नाले में गिरकर एक शख्स जिनका नाम कृष्णकांत शर्मा था, उनकी मौत हो गई। और यही वो गहरा नाला है जिसमें कई बार जो जानवर हैं, पशु हैं, वो भी गिरकर काल के गाल में समा जाते हैं। जाहिर है जनप्रतिनिधियों के लिए जनता का ये शोक संदेश बड़ा संदेश है जिस पर गौर जरूर फरमाना चाहिए। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब बात रूपेश सिंह हत्याकांड की। 4 दिन बीत गए लेकिन अपराधियों का पता नहीं चला कि है कहां, और इस पर सियासत शुरू हो गई। महागठबंधन ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए पूछा कि सरकार ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि सभी मामलों में अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं और रूपेश सिंह हत्याकांड में भी हत्यारों को नहीं छोड़ा जाएगा, उनकी भी गिरफ्तारी जरूर होगी। अपराधी क्रूरता के ढंग से अपराध करता है, इसका मतलब उसे पुलिस का कोई डर भय नहीं है। तो यह असेसमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा कि आप पुलिस हेडक्वार्टर में मीटिंग करते हैं, आप समीक्षा मीटिंग करते हैं, डीएमएसपी से रोज कहते हैं, बात करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहां पड़ रहा है। और जब लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, जब हत्याकांड की बात हो, जब भ्रष्टाचार की बात हो, सभी बातों पर गुस्सा होना, उनको ये एहसास करना चाहिए कि जनता मालिक है। जहां तक रुपेश की हत्या का मामला है, इसकी सब लोग निंदा करते हैं और सभी लोगों ने की है। नीतीश कुमार उसका काम करके मुजरिमों को गिरफ्तार करा करके और इस तरह के क्राइम को रोक करके जवाब देंगे। ये नहीं है कि विपक्ष के पास तो कोई काम नहीं है। पुलिस तफ्तीश कर रही है और जांच सही दिशा में जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस अपराधियों के गिरबान तक पहुंचने में सफल होगी और सरकार स्पीडी ट्रायल चलाकर उनको सजा दिलाएगी। और इधर सिवान एसपी के चैम्बर में डीआईजी मनु महाराज ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, लेकिन इस दौरान एसपी के चैम्बर के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दरअसल जामो इलाके का एक परिवार पिछले कई साल से घर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पड़ोसी उस जमीन पर अपना दावा कर उन्हें घर बनाने नहीं दे रहे। इसे लेकर पीड़ित परिवार पुलिस और सीओ के पास गुहार लगा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
ऐसे में डीआईजी के सामने अपनी बात रखने के लिए ये लोग एसपी कार्यालय में हंगामा करने लगे। काफी देर बाद उन्हें डीआईजी से मिलवाया गया। जो मिल गया है अस्सियों कोई आदेश नहीं कर रहा है थाना प्रभारी को कि जाकर घर बनवाइए इसका। जब इसका डिग्री है तो क्यों नहीं घर बन रहा है? अब अभी कहाँ आए हैं? अब अभी कहाँ अस्सी साहब कह रहा है कागज की इसके पास नहीं है। अभी आप कहाँ आए हैं? उसके पास कोई कागज नहीं है। कहाँ आए हैं? किनसे मिलने आए हैं? हम एसपी साहब से मिलने आए हैं। तो सारण रेंज के डीआईजी बनने के बाद मनु महाराज पहली बार सिवान पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी समेत जिले के तमाम थानाध्यक्षों के साथ बैठक की और बढ़ते अपराध पर नियंत्रण को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान डीआईजी मनु महाराज ने कहा कि सिवान सारण का महत्वपूर्ण जिला है और इसी के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। एसपी साहब के साथ और उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है। जिला की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, उसके क्राइम कंट्रोल की स्थिति का जायजा लिया गया है और जो एसडीआईजी उपेक्षाएं हैं सब थाना प्रभारियों से, सब जो पदाधिकारी हैं उनकी डिस्कशन हुई है। और सिवान में डीआईजी मनु महाराज ने बिहार यूपी के बॉर्डर में श्रीकरपुर चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शराब की बड़ी खेप पकड़ने पर इनाम देने की घोषणा की। श्रीकरपुर चेक पोस्ट के बाद मनु महाराज पैदल ही यूपी के मेहरौना चेक पोस्ट पहुंचे, जहां उन्होंने ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों और बॉर्डर के चाय दुकानदारों से शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए सहयोग की अपील की, जिसके बाद डीआईजी ने गुठनी थाने का औचक निरीक्षण किया। थाना का रख रखाव जो है अच्छा है। इन्होंने हाल में कुछ कांड हुए जिनका उद्भेदन भी किया, लूट वाले बरामदगी भी की। इनकी पूरी टीम को एसपी महोदय की अनुशंसा पे पुरस्कृत किया जा रहा है। सर, यहाँ पे मोटरसाइकिल लूट की छिनतई घटना लगातार हो रही है, इस पर इन्होंने डिटेक्शन किया है और आने वाले समय में भी डिटेक्शन होगा और गश्ती को भी अलर्ट करने का, बढ़ाने का निर्देश दिया गया। और खबर है रोहतास से, जहां के नासरीगंज थाने के धुनाव में एक महिला मुखिया के साथ छेड़खानी और उसके पति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। महिला मुखिया ने नासरीगंज थाने में गांव के ही 3 लोगों पर मारपीट, छेड़खानी, गाली गलौज का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। महिला मुखिया ने बताया कि जब वो अपने गांव में सड़क पर खेल रहे अपने बच्चों को लाने गया था, इसी दौरान गांव के ही 3 दबंगों ने उनके साथ मारपीट की, कपड़े फाड़े, विरोध करने पर उनके पति के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुंगेर में झारखंड पुलिस का एक हवलदार अपने अगवा बेटे की रिहाई की मांग को लेकर पिछले 12 दिन से पुलिस अधिकारियों के पास गुहार लगा रहा है। 4 जनवरी को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नवगढ़ी से हवलदार के बेटे हिमांशु का अपहरण हुआ था। तब से हवलदार गोविंद शाह एसपी से लेकर डीआईजी तक के पास गुहार लगा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि एसपी ने कहा है कि मामले में 2 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिनकी निशानदेही पर छापेमारी जारी है। और जो है डीआईजी साहब से मिले और जो है कल डीएसपी साहब भी हमसे मतलब भेंट हुई। खाली वो आश्वासन दे रहा है कि हो जाएगा। क्या लगता है, आप भी पुलिस में हैं, आप पुलिस वाले पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं? तो हम लोग जो है अब तो इतना टाइम हो गया, निराश थोड़ा होते जा रहे हैं। अभी तक जो अपराध का बरामदगी नहीं हो पाया है, कुछ और संदिग्धों का नाम आया है जिनकी गिरफ्तारी के लिए निरंतर छापामारी चल रही है। किडनैपिंग के पीछे का मोटिव कुछ नहीं, अभी तक कोई मोटिव नहीं है, लेकिन जो हम लोगों को पता चला है कि ये जो दोनों पक्ष हैं, यानी कि जो अपहृत लड़का है हिमांशु और जिसका नाम आया है, आपस में अच्छी तरह से परिचित भी थे। इधर कैमूर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने 24 घंटे के भीतर एक किशोर को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बरामद किया है और इस दौरान पुलिस ने एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार भी किया है। किशोर की बरामदगी यूपी के गाजीपुर से हुई है। अपहरणकर्ता सत्यनारायण तिवारी ने खुद कबूल किया है उनका बेटा और उनका दोस्त दोनों ने बच्चे का अपहरण किया था। वहीं एसपी ने बताया है कि कर्णपुरा गांव के रहने वाले अशोक पांडे ने रामगढ़ थाने में आवेदन दिया था कि उनके 13 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया है और फिरौती में 8 लाख की मांग की जा रही है। दूसरे दिन 58 लाख की मांग की गई, जिसके बाद मोहनिया डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने 24 घंटे में बच्चे को बरामद किया। 13 को 4:45 बजे के करीब में 2 लोग, इससे पहले 2 लोग आए हमारे घर पर। जब घर पर आए तो वो कहने लगे कि गृह प्रवेश का साइट बता दीजिए। हम पूछे कि कहाँ घर है, तो विदामन चौक बता रहे थे। तो
उनका नाम नहीं पूछ पाए। इसी समय में हमारे घर पर एक नाई आ गया दाढ़ी बनाते समय, तो वो लोग कहने लगे, हम कहे कि आप लोग बैठिए चाय पानी पीजिए, इसके बाद में आए आप लोग। तो वो लोग दुकान करने लगे, तो हम कहे कि कहिए तो कुछ मंगा दें जो भी खाना है। नहीं बतला दीजिए। तो बच्चवा को ले करके दुकान दिखाने के लिए बचवा चला गया। इसी बीच में वो लोग अपना अब बैठा करके बाइक पर, अब जैसे भी बैठाए हम तो घर पर रह गए। हम लोगों ने तुरंत इसमें प्राथमिकी दर्ज की रामगढ़ थाने में। इसके उपरांत एसडीपीओ मोहनिया उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें डीआईयू की टीम और रामगढ़ थाना अध्यक्ष थे। इस टीम के द्वारा लगातार जिस नंबर से फिरौती मांगी जा रही थी उस पर काम किया गया और हम लोगों ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर 24 घंटे के अंदर सारी लोकेशंस को फाइंड आउट किया जहां से ये कॉल आ रहे थे। और फाइनली कल शाम को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, वहाँ पे वीरपुर गांव है, वहाँ पर रेड की गई और वहाँ पे सत्यनारायण तिवारी हैं, उनके घर से इस बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। बिहार में पक्षियों की आवक बढ़ाने के लिए जमुई के नागी में 3 दिन दिवसीय पक्षी महोत्सव कलरव का शुक्रवार से ही आगाज हो गया है। महोत्सव के दूसरे दिन यानी कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य का दौरा करेंगे। साथ में डिप्टी सीएम तारकिशोर सिंह भी मौजूद रहेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर मौके पर पक्षी महोत्सव का जायजा लिया है केसी कुंदन ने। 3 दिनों तक चलने वाला बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव का आयोजन जमुई जिले के झाझा इलाके के नागी नकटी जो बर्ड सेंचुरी है वहां पर हो रहा है और इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार आज आने वाले हैं और उनके साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी आने वाले हैं और तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें कि बर्ड सेंचुरी जो नागी नकटी है यहाँ पर साइबेरियन पक्षी, विदेशी पक्षी बड़ी तादाद में आते हैं और अक्सर बीते कई सालों से यह देखा जा रहा है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में अलग अलग प्रजाति के सैकड़ों हजारों पक्षी यहाँ पर आते हैं, वास करते हैं, रहते हैं और फिर अपने देश चले जाते हैं, अपने जगह चले जाते हैं। ऐसे में जो पक्षियों का संरक्षण की बात हो, पर्यावरण संरक्षण की बात हो, इसको लेकर यहाँ पर 3 दिनों तक का जो पक्षी महोत्सव, राजकीय पक्षी महोत्सव मनाया जा रहा है और ये पहला पक्षी महोत्सव है बिहार का। और जो सीएम आएंगे यहाँ पर तो देख सकते हैं ये जो बना हुआ है, जो बांस का जो टावर बना हुआ है, बम्बू टावर है ये, और यहाँ से सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम वो यहाँ से जो पक्षी विहार है वो इस इलाके का मुआयना करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि पक्षियों का आगमन कैसे होता है। दूसरी तरफ हम एक और चीज़ दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर कलरव जीएन सेल्फी स्टैंड बनाया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल्फी स्टैंड है और यहाँ से अगर कोई खड़ा होकर तस्वीर ले, सेल्फी ले तो पीछे का व्यू आएगा उसका। तो यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम यहाँ पर सेल्फी भी अपना लेंगे। जो पक्षी विहार का है, जो सामने बर्ड सेंचुरी है उसको दिखाई देगा। दूसरी तरफ एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि जो नाव का इंतज़ाम किया गया है, नौका विहार का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। ये पक्षी विहार में सीएम नीतीश कुमार और उनके साथ जो डिप्टी सीएम होंगे यहाँ पर इस नाव के सहारे पक्षी विहार का आनंद लेंगे, नौका विहार करेंगे। इसमें जो जलाशय है, नागी का जो जलाशय है, और इसके बगल में अगर देखा जाए तो नकटी जलाशय है। और ये दोनों बर्ड सेंचुरी पर बीते कई सालों से यहाँ पर हजारों की तादाद में विदेशी पक्षी आते हैं और उसी को लेकर यहाँ पर इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। और आयोजन में आज सीएम नीतीश कुमार आ रहे हैं, इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। और यहाँ पर जो तैयारी की गई है उसमें खास तौर पे पक्षी विहार के देखने की बात हो या नौका विहार के देखने की बात हो या फिर जो सेल्फी स्टैंड बनाया गया है वहाँ पर ये लोग सीएम नीतीश कुमार और उनके साथ जो डिप्टी सीएम रहेंगे वो यहाँ से पक्षी विहार का मुआयना करेंगे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, केसी कुंदन बता पा रहे थे किस तरीके से नागी अभ्यारण्य में मुख्यमंत्री आज घूमेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। इधर लखीसराय से खबर, जहां तेज पछुआ हवा चलने की वजह से एक बार फिर कनकनी बढ़ गई है। आलम यह है कि लोग शाम ढलते ही घरों में दुबकने को मजबूर हो जा रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा है, लोग खुद सड़क किनारे अलाव की व्यवस्था कर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जायजा लिया है राकेश कुमार ने। लखीसराय जिले में भी कपकपाती ठंड ने लोगों के जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रखा है।
आप देख सकते हैं शाम ढलते ही सड़कों पे पूरी तरह से सन्नाटा पसर चुका है। इस कपकपाती ठंड के चलते लोग अपने अपने घरों में शाम ढलते ही रहने को मजबूर हैं। कुछ लोग हैं, आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे सड़क किनारे, जो कि अलाव जलाकर इस कपकपाती ठंड से बचने को मजबूर है। हम इनसे बात भी करते हैं, क्या है, किस तरह से बच रहे हैं। बहुत ठंड है यहाँ, अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से, नगर प्रशासन या जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग अपना अलाव जला के ये सारा व्यवस्था कर रहे हैं और ठंड का ये थोड़ा सा कर रहे हैं। आज तो काफी ज्यादा ठंड, आज काफी ठंड है, इस सीजन का सबसे ज्यादा सर्द मौसम आज है और सब लोग बहुत ज्यादा परेशान है। पछुआ हवा भी, पछुआ हवा का। अच्छा, जिला प्रशासन तो दावा कर रही है कि हर चौक चौराहे पे। नहीं सर, ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कहीं भी पूछ लीजिए, जितने भी सारे लोग हैं सबसे पूछ लीजिए, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जिला आप लोग खुद अलाव की व्यवस्था, अपना अलाव खुद व्यवस्था अपना जलाते हैं अपना सब। कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार। किस तरह से इस ठंड में बचाव कर रहे हैं आप लोग? अपना सब खुद व्यवस्था करके ठंड से बच रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई भी मुहैया या मुखिया जी तरफ से या नगर पालिका तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो काफी ठंड है, ऐसे में क्या आप लोग कैसे अलाव की व्यवस्था की है? सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि अलाव का यहाँ भी व्यवस्था किया जाए। कोई भी यहाँ अलाव की व्यवस्था खुद अपने से चून चान की लकड़ी जमा करके यहाँ सब लोग ठंड से बच रहे हैं। तो इस कपकपाती ठंड में लोग जिला प्रशासन से मांग भी कर रहे हैं कि अलाव की व्यवस्था की जाए, ताकि इस ठंड से लोग अपनी सुरक्षा कर सके। राकेश, न्यूज 18, लखीसराय। बच्चे चाहे जो हो देश को बदलने की कुवत रखते हैं। बच्चे चाहे तो नदी की धारा मोड़ दें। ऐसे ही कुछ यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 लेकर आ रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। 16 जनवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देखिए पहला यंग जीनियस, और एक ऐसा बच्चा जो 15 साल का है और मशहूर संगीतकार AR रहमान जिनके फैन हैं। बायजूस यंग जीनियस नेटवर्क 18 का ये अभियान आज देश के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन चुका है। आइए जानते हैं नेटवर्क 18 की इस मुहिम में हमारे पार्टनर और देश की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बायजूस के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ मार्केटिंग अतीत मेहता से। Byju's, we always believe that every child is unique in his or her own way, talented in their own space, and we should encourage and inspire them to learn at their own space. So with this particular initiative, what we are doing is we are just coming forward and celebrating the prodigious talent which this country has. And these kids are in the age group of about 8 to 14 years and they have a long way to go. So we are just giving them the right platform so they can pursue their dreams and they can become the geniuses of the future. बायजूस यंग जीनियस की तलाश देश के इन करिश्माई बच्चों को ढूंढने के लिए ऐसे ही जारी रहेगी और आपको हम दिखाते रहेंगे ऐसे ही प्रतिभाशाली बच्चों की कहानियां। देखते रहिए बायजूस यंग जीनियस। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।